तो कुछ दिन पहले एक रिक्वेस्ट आई थी कमेंट में कि आप ये लाओ त्सु जी का ताओ ते चिंग है, अ, जिसमें मेरे ख्याल से 81 कविताएँ हैं, तो उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब वो तो बहुत बड़ा काम है और मुश्किल भी है, लेकिन उसमें से बीच-बीच की चीज़ें कुछ ली जा सकती हैं। तो जैसे एक उनकी कविता है जिसकी 2 लाइनें हैं। पोलाइट वर्ड्स आर नॉट ट्रू, ट्रू वर्ड्स आर नॉट पोलाइट। अलग-अलग ट्रांसलेशन में अलग-अलग ढंग से है। कहीं ऐसे भी हो सकता है कि पोलाइट वर्ड्स आर नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड्स आर नॉट पोलाइट। तो ये क्या कहना चाहते होंगे? तो बहुत सारी सिचुएशंस में हमारी जो पोलाइटनेस है, विनम्रता है, बोलने का जो विनम्र ढंग है, एक्चुअली वो पूरा ऑनेस्ट होता नहीं, वो बनाया हुआ होता है। जैसे बिज़नेसमैन हैं, ये व्यापारी लोग हैं, कितना मीठा बोलते हैं। जब माल बेचना हो, तो बहुत बढ़िया-बढ़िया ढंग से बोलते हैं। अ, और वो झूठ होता है एक्चुअली। या कि जिनके जॉब ऐसे होते हैं लोगों के साथ डील करना, जैसे एयर होस्टेसेस या किसी होटल का मैनेजर, बहुत पोलाइट, क्योंकि कस्टमर पे उसका असर पड़ता है, अंदर चाहे कितना भी गुस्सा हो। फैमिली में सुबह प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, माँ बीमार थी, लेकिन अब जॉब पे तो आना है। तो जो मैनेजर है या जो रिसेप्शनिस्ट है, अब घर की चिंता है, माँ बीमार है, लेकिन अभी कस्टमर आएँगे, तो वो बहुत पोलाइटली, विनम्रता से, मुस्कुराते हुए बोलेगी। तो ये इस प्रकार की जो पोलाइटनेस है, ये तो बनावटी है। उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो कि चूज़ करो 2 में से 1, आप ऑनेस्ट होना चाहो तो हो सकते हो, लेकिन तब आप पोलाइट नहीं हो सकते, इस स्थिति में। ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि प्रकृति आपको चुनने को बोले कि भई आप ऑनेस्ट होना चाहते हैं, तो आप पोलाइट नहीं हो पाएँगे, कि आप पोलाइट होना चाहते हैं और तब आप ऑनेस्ट नहीं हो पाएँगे। तो आप क्या चुनेंगे? तो ऐसी जीवन में स्थितियाँ आती हैं बहुत सारी। अब मैं ज़्यादातर उदाहरण अपने जीवन के लेता हूँ। तो भई मेरे तो कई लोग दुश्मन बने, क्योंकि मैंने ये ऑनेस्टी को चुना कि भई जो है मैं वही बोलूँगा। अब बोलने का ढंग अलग-अलग है। मेरी ट्रेनिंग ज बहुत अच्छी नहीं है, लोगों के साथ मैं पहले रहा ही नहीं। इसी प्रोग्राम में रहना शुरू किया। तो मेरी ये वाली ट्रेनिंग कि भई आप ऑनेस्ट होते हुए भी क्या थोड़ा बहुत अपने शब्दों को थोड़ा-सा कुछ अच्छा रख सकते हो, तो मेरे साथ ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अ, जो बात बोलनी है अगर वो थोड़ा ऐसी है, टफ वाली चीज़ है, तो ज़्यादा कड़क ढंग से भी निकलती है। अब लोगों पे उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उसका नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि भई वो बर फैसला हो जाता है उसी समय। नुकसान ये होता है कि तब वो एक नाराज़ हो जाता है आदमी, उसकी ईगो को ठेस लगती है। अ, बच्चों के साथ तो ठीक हो जाता है, बच्चे फिर आ जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जो एडल्ट्स हैं तो उनका तो ईगो होता है, और कोई जितना बड़ा आदमी है, रिस्पेक्टेड आदमी है, उसके साथ ऐसा हो गया तो उसका तो ईगो और बड़ा होता है। तो वो तो फिर दुश्मन बन जाएगा। मैं अपने को जाँचता हूँ क्या मेरे अंदर द्वेष भाव है, और उसका मुझे सबसे अच्छा सबूत मिलता है सपनों में। सपने में वही व्यक्ति मिलता है, और मिलता ज़रूर है, जिसके साथ ऐसी मेरी घटना हुई हो, और मैं उसको गले लगाता हूँ।
और उसके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। तो जाके मैं कन्विंस्ड हो जाता हूँ कि यार मेरे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है इस व्यक्ति के प्रति, नहीं तो सपने में ऐसा क्यों हुआ? और जागे हुए में भी नहीं, द्वेष भाव नहीं होता। सिर्फ़ ये आता है कि यार ये मैं क्या ज़रा अच्छे तरीके से बोलता, पोलाइटली बोलता तो ऐसा ना होता इत्यादि, ये तो आता है कुछ देर के लिए। और फिर मैं बोलता हूँ भई ये आया तो आया। तो इसमें एक संत हैं गुरजियफ, वो कहते हैं भई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको जीना है, अध्यात्म में रहते हुए आप सारे ये खटर-पटर के बीच जी रहे हैं। सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स और सारे सोशल सिस्टम्स इत्यादि, इत्यादि इनसे बच नहीं सकते। इसके बीच से गुज़रते हुए, समाज में कुछ काम भी करते हुए अ, अगर आप साधना कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसी स्थिति आएगी कि आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि साहब मैं तो कठोरता से नहीं बोलूँगा, ये नहीं करूँगा, ये संभव नहीं होगा, फिर काम बिगड़ जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि आपके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में तलवार। तलवार छुपा दो अभी और कि दुनिया के सामने फूल रखो, बहुत सुंदर फूल और संभावना ये है 99% केसेज़ में आपके फूल को दुनिया कुचल देगी। क्योंकि जो जो वल्नरेबल है, जो सुंदर है, मासूम है, दुनिया उसकी कदर नहीं करती। जो टफ़ है, खतरनाक है, उस उसकी ज़रा कदर करती है। तो जब आपके फूल को कोई मसल दे, तब तलवार निकालो। लेकिन वो तलवार ऐसी हो कि देखते ही कलेजा काँप जाए दूसरे का, ऐसी-वैसी तलवार नहीं। तो तलवार का उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए जिसको आप ऐसे समय में यूज़ कर सको। बाहरी शक्ति की बात नहीं वो कर रहे, एक्चुअली आपके अंदर की शक्ति, जो आप ही के अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकले कि वो परास्त हो जाए, जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो कि तलवार आपको केवल दिखानी पड़ेगी बस, चलानी नहीं पड़ेगी कभी भी। तलवार दिखा दी, तलवार अब रख दो फिर छुपा के, फिर फूल को आगे करो और इस बार उस फूल की वो रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसने तलवार भी देख ली। तो शायद बोलना ये चाहते हैं कि रियल लाइफ़ में रहना है, तो आपके अंदर एक तो शक्ति होनी चाहिए अपने आप को बचाने की और आपकी ज़िम्मेदारी में जो और लोग हैं उनको भी या किसी प्रोग्राम को, क्योंकि आप कुछ नया काम कर रहे हो अगर, अच्छा काम कर रहे हो तो उसका विरोध बहुत ज़्यादा होगा समाज में। और उस विरोध के सामने आपने घुटने टेक दिए, तो फिर तो काम होगा ही नहीं। कोई भी अ, चीज़ जिसमें एक्सीलेंस है, जिसमें ओरिजिनैलिटी है, जिसमें ऐसा कुछ है कि वो कोई नई दिशा दुनिया को दिखा सकता है, इंसानियत को कोई नई राह दिखा सकता है, उसका विरोध होगा बहुत ज़्यादा। उस विरोध को झेलने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है और वो शक्ति आप दिखाओ मत, प्रदर्शन मत करो, लेकिन ऐन मौके पे उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और एक और कहानी मुझे याद आई इसी संदर्भ में कि एक कोई साँप था बहुत खतरनाक, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता था, लेकिन कुछ शरारती बच्चे थे और वो साँप आराम से लेटा हुआ है मान लीजिए, तो उसके पास से और उस पे पत्थर मारते थे। तो पहले दिन ऐसा हुआ तो साँप ने फन उठाई और फुफकारने लगा, लेकिन दूसरे दिन साँप जैसे ही बच्चे आए उनके पीछे भागने लगा, तो बच्चे डर गए। उस दिन से फिर उधर से किसी ने भी जाना बंद कर दिया। तो एक बार कि एक संत आया उधर से, तो साँप ने प्रणाम किया और संत ने कहा कि यार ये तो रास्ता ही बंद कर दिया तुमने। साँप ने कहा कि अब क्या करें? वो बिना बात परेशान करते हैं तो मुझे थोड़ा-सा दिखाना पड़ा। तो उन्होंने कहा ये तो रास्ता बंद हो गया, थोड़ा विनम्रता से काम लो। तो साँप ने कहा ठीक है। तो अगले दिन से साँप कुछ ना करे, फुँकारे नहीं
अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर बच्चे दूर-दूर से देखते रहते थे। उन्होंने कहा, "यार, ये साँप अब कुछ नहीं करेगा शायद।" तो बगल से गुज़रने लगे और नज़दीक से, फिर बच्चे छेड़ने लगे। रोज़ एक आध पत्थर वो खा ही ले, जब तक वो जाए अपने बिल में, तो कोई न कोई उसको पत्थर मार ही देता था। तो एक दिन ऐसे ही वो थोड़ा-सा वो कुछ पत्थर खा के और परेशान, उस समय बच्चे नहीं थे, वो साधु फिर आ गया। साधु ने कहा कि, "क्या हाल है? तबीयत खराब है?" उसने कहा, "नहीं महाराज, कि ये विनम्रता का परिणाम है। मैं विनम्र हो गया, मैं कुछ नहीं करता, तो ये देखो इन्होंने फिर पत्थर मारने शुरू कर दिए।" तो साधु कहने लगा, "अरे यार, तेरे को मैंने ये बोला कि मतलब काटना नहीं है किसी को, नुकसान नहीं करना, फुफकार तो सकता है, कुछ न कुछ तो तेरे को करना पड़ेगा।" तो उसने कहा कि ठीक है। तो अगले दिन से फिर साँप जो है वो फुफकारने लगा। मतलब वो रास्ता भी छोड़ देता था, लेकिन तैयार भी रहता था, तो बच्चे ज़रा सँभल के जाते थे और कोई-कोई तो नहीं जाते थे। कहने का मतलब अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको शक्ति भी चाहिए। अध्यात्म का रास्ता है वो ठीक है, विनम्रता ही होनी चाहिए वो भी ठीक है, सच्ची विनम्रता। इसमें एक और पक्ष भी है। एक बार कोई आ गए सज्जन, बहुत ज़्यादा श्रद्धा जताने लगे मेरे लिए और किसी से कुछ मतलब नहीं। बाकी जो कम्युनिटी है, उससे बात ही ना करें। और मेरे लिए कि सर जी ये और वो, और औरों को भी डाँटना शुरू कर दिया। अभी 1-2 ही दिन हुए थे कि आप सर जी की देखभाल नहीं करते और ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मुझे थोड़ा-सा डिसऑनेस्ट लगा। मैंने कहा यार श्रद्धा है, वो ठीक है, पता नहीं है भी कि नहीं पहले तो, पर इतना ज़्यादा ये इंसान क्यों बोल रहा है? तो मैंने कहा इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो फिर ऐसा मौका आया कि अचानक मैंने काफ़ी कड़क कुछ बोल दिया। बस उसको इतना खराब लगा, उसी टाइम चला गया और बस जाकर के फिर ऊट-पटांग बोले। मेरे बारे में भी, प्रोग्राम के बारे में भी, जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन श्रद्धा खत्म। जो असली श्रद्धा है, वो इन चीज़ों से खत्म नहीं होती। असली श्रद्धा है तो हर्ट तो होगा इंसान, लेकिन दोबारा आएगा। एक केस बहुत रिसेंटली हुआ, एक कोई भाई साहब आए, ये पिछले महीने की बात है, कि वो आए और उनके कुछ प्रश्न थे, बहुत गहरे साधक, पर उनको कोई इंतज़ाम ही नहीं हम कर पाए, ना खाने का, ना सोने का। फिर हमारे साथी मोहन सर ने कहीं रेंटेड रूम उनके लिए अरेंज किया और तब वो खाने का ये था कि भई होटल वगैरह ढूँढेंगे कहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बाज़ार भी है। पर हम नहीं कर पाए उनके लिए कुछ और अगले दिन भी सुबह वो लेट आए, हम तो खाना खा चुके थे। मैंने कहा यार आप सुबह आते तो खाना खिलाते। नहीं कि कोई बात नहीं। तो जब वो जा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा कि मैं इतनी दूर से आया, ना आपने खाने का कोई इंतज़ाम किया। आए तो अचानक थे, पर मैंने कहा चलो अब वो जो हो गया, हो गया। तो मैंने कहा ज़रूर बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने लिखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, आपके साथ कुछ टाइम मिला बातचीत करने का, कहीं दूर-दूर तक शिकायत नहीं। तो ये सच्ची श्रद्धा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से कि उसको खाना नहीं मिला या रहने को नहीं मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो जिस चीज़ के लिए आया था, वो उसको मिल गई थी। बातचीत जो हम कर रहे थे, उसको आंसर मिल गया था, बस। और उसको मैंने जो-जो बताया वो कि भई ऐसे-ऐसे करना प्रैक्टिस, वो उसने चालू रखा और बहुत खुश, बहुत खुश। तो बहुत बार ये जो कड़क व्यवहार है या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा-सा रूड व्यवहार है, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि थोड़ा परीक्षा भी हो जाती है अगले बंदे की कि ये कितनी श्रद्धा है, कितना हॉनेस्ट है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बहुत लोग बोलते हैं कि साहब कितने साल हो गए ध्यान करते-करते और वो आदमी तो विनम्र नहीं है और अपने को नहीं देखते कि भाई तुम इस काबिल हो पहले, तुम्हारे साथ क्या विनम्र होना था। मतलब ये भी हो सकता है कि तुम वही डिज़र्व करते थे।
तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के कोई कड़क व्यवहार करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर ऐसा समय आ सकता है कि जब ऐसा भी व्यवहार निकले और उसकी ज़रूरत हो।